जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, पिछले अंक में हमने आपको बताया था कि तसर की वैज्ञानिक खेती किस तरीके से की जाए। आज के इस अंक में इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अगले सत्र से गढ़वा, गोड्डा और दुमका कृषि महाविद्यालय में होगी पढ़ाई की शुरुआत। बीएयू ने मौसम और खेतीबाड़ी की जानकारी के लिए ऐप और पोर्टल किया जारी। ओल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद गजेंद्र। अब समाचार विस्तार से। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित एग्रोटेक किसान मेला में खेती और मौसम से संबंधित जानकारी देने के लिए ऐप और पोर्टल जारी किया गया है। इसके जरिए राज्य के किसानों को पंचायत स्तर पर इंटरनेट और मोबाइल से दैनिक और घंटावार मौसम की सूचना दी जाएगी। साथ ही वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम द्वारा खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नागपुरी भाषा में बिरसा किसान डायरी का ऑडियो भी जारी किया गया। राज्य के किसान अपनी खेतीबाड़ी के लिए इन दोनों सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। गुमला में जिला कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा 11वीं कृषि वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 में कृषि विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। सभी कन्वर्जेंस से किसान के हितैषी में कार्य कर रहे हैं और इस भावी कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर एक केवी के अपना जो प्लान है, साथ साथ लाभ देखें कि लाइन डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर हैं जो कृषि एनालाइट्स हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्र की कहाँ उपयोग उन ले सकते हैं, उनका उपयोग हम किसान के हितैषी में कहाँ कर सकते हैं के पालन पर, और जो बकरी में जो मृत्यु दर है उनका, उसको कैसे हम ओवरकम करेंगे, क्योंकि उनका जो शेल्टर व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाएंगे। बागवानी और सब्जी की खेती को प्रमोट करके उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र एक सकारात्मक प्रयास करेगा। इन तमाम चीज़ों का एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हम लोग बैठे थे। किसान भाई आज अपने घर में अनाज भंडारण कर रहे हैं, तो भंडार गृह अनाज और पैकेट तीनों को नमी मुक्त कर लें। इसके लिए भंडारण से पहले अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखा लें। भंडारण के लिए साफ और नमी मुक्त कमरा चुनें। उसके बाद अनाज को बोरे में ना रखकर प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के ड्रम में रखें। हमारा बीज में नमी कम रहे, तो इसीलिए हम बोरा का बात नहीं की। हम बोले जे आपका प्लास्टिक का जो ड्रम है या जो जीआई सीट का जो ड्रम है उसमें हम रखना चाहिए। उसका मुख बंद रहता है तो हमको बाहर से नामी नहीं जाएगा। जैसे हम बोरा में रखेंगे वो छेदा रहता है, तो हवा से कोई भी सूखा चीज़ जो हवा से नामी ले लेता है, जैसे आप नमक रखते हैं बरसात में देखते गल जाता है, तो कोई भी जो सूखा हुआ चीज़ वो हवा से नामी ले लेता है। विशेष करके बरसात के समय तो और इसका खराब। इसीलिए हम लोग जो भंडारण के लिए बोलते हैं, जो अच्छा से सूखा के उसका बीज का जो नमी का मात्रा 10% में ले आइए, यानी 11 से 12 से नीचे रखिए, और उसको फिर जो एयर टाइट जो ड्रम है उसमें रखिए। किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है, वे मार्च से मई तक ओल लगा सकते हैं। राज्य के जो किसान ओल की खेती करना चाहते हैं, वे अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद गजेंद्र विधान, कुसुम या श्री पद्मा लगाएं। ओल की बुआई के लिए 40 सेंटीमीटर व्यास और गहराई वाले गड्ढा खोदें। उसमें ऊपर की मिट्टी, गोबर खाद और उर्वरक मिलाकर गड्ढे को भर दें। लगाने के लिए 500 ग्राम वजन के बीज का व्यवहार करें।
इसमें कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। झारखंड में ओल के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद गजेंद्र विधान, कुसुम या श्री पद्मा में से कोई एक लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 50 से 100 टन प्रति हेक्टेयर है। फुट स्प्रेयर ऐसा कृषि उपकरण है जिससे दवा छिड़कने के लिए पैर से दबाकर पंप किया जाता है। किसान इसका उपयोग खेतों, फुलवारियों और बगीचों में कर सकते हैं। इस उपकरण से करीब 4 से 6 मीटर लंबे पेड़ पौधों पर दवा छिड़कने का काम किया जा सकता है। इसमें आवश्यकता अनुसार 1 या 2 निकास नली लगाई जा सकती है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में फल छेदक कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। बैगन फसल में यदि 5% से ज्यादा फल छेदक कीट का प्रकोप दिखे तो साइपरमेथ्रिन 25 EC दवा 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें, या कार्बेरिल WP दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर बैगन पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2380 रुपए, चावल मध्यम 2375 रुपए से 2900 रुपए, चावल उत्तम 3800 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 2100 रुपए से 2600 रुपए, दाल अरहर 5800 रुपए से 6500 रुपए, दाल मसूर 4900 रुपए से 5200 रुपए, दाल चना 6400 रुपए से 7000 रुपए, सरसों तेल 9500 रुपए से 10800 रुपए, चीनी 4080 रुपए से 4300 रुपए, आलू 200 रुपए से 700 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाई आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और लिए कृषि से संबंधित ढेर सारी नई जानकारियाँ हमारे पास और भी है, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। किसान भाइयों और बहनों, जब आप तसर की खेती करते हैं, आप देखते हैं कि गोल कीट किस तरह से तसर के पौधे को नुकसान पहुंचाता है, उसके उत्पादन को प्रभावित करता है। और आज इसी से बचने के लिए हमारे विशेषज्ञ आपका इंतज़ार कर रहे हैं स्टूडियो में, जो आपको बताएंगे कि गोल कीट के संक्रमण से कैसे बचाव किया जाए और उत्पादन क्षमता को किस तरह से बढ़ाया जाए। इसके लिए आइए आपको लिए चलते हैं सीधा स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार। जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जब आप तसर का उत्पादन करते हैं तो भोज्य पौधे जो होते हैं उनमें कई तरह के कीट लग जाते हैं। आज हम बात करेंगे गॉल कीट के संक्रमण और उससे बचाव के बारे में। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय तसर अनुसंधान केंद्र पिस्का नगड़ी के वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपके माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों को एक बार नमस्कार करना चाहूँगा। सर, जब हम गॉल कीट की जब हम बात करते हैं तो ये गॉल कीट है क्या, और हम जब किसी भोज्य पौधे में लग जाता है तसर ये में, तो कैसे हम जानेंगे कि ये गॉल कीट का संक्रमण हो गया है? गॉल कीट जो है अंतः पादप वर्ग का एक कीट है जो जिस किसी भी मेजबान पौधे में लगता है तो उसको ट्यूमर चेचक जैसी आकृति बनाने के लिए विवश कर देता है। और जैसे चेचक जैसी इस आकृति बनती है उसमें ये अपना अंडा दे देता है। अच्छा। और ये अपना ऊपर से लेयर बन जाती है। जैसे हमारे तसर के केस में आसन और अर्जुन दो भोज्य पौधे होते हैं। जब मादा गॉल कीट इनकी लीप पत्ती पे अंडा देती है तो ऊपरी परत हट जाता है जी। और ये अंडे उस परत में आ जाते हैं और सेल्फ प्रोटेक्शन, प्लांट में एक सेल्फ प्रोटेक्शन होता है, उसके तहत पत्ती फिर से ऊपरी लेयर बना लेती है जी। तो ये अपना जीवन चक्र अंडा से वयस्क होने तक 15 से 20 दिनों में पूरा करते हैं। 15 से 20 दिनों में जैसे वयस्क बनेंगे ये पत्ती को ब्रस्ट करके फाड़ कर निकल जाते हैं। और एक मादा जो गाल कीट है वो करीब 200 से 250 अंडा देती है तथा एक साल में यह 6 से 7 पीढ़ी जनरेशन कंप्लीट करती है। तो इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे कि जैसे हम गॉल कीट के संक्रमण की बात करते हैं तो गॉल कीट का संक्रमण आखिर होता क्यों है? क्या कारण होता है कि गॉल कीट प्रभावी हो जाते हैं? वो कीटों में वो कीट जो हैं वो पौधों में लगते हैं और किस तरह से ये फैलता है? इसके लिए चाहे हम गाल कीट की बात करें या किसी भी कीट की बात करें, किसी भी कीट को उपस्थिति या उसकी आक्रामकता अवस्था में आने के लिए 3 घटक का होना जरूरी होता है। नंबर 1 कीट स्वयं, नंबर 2 होस्ट प्लांट जैसे भोज्य पौधा है, आसन अर्जुन हुआ, नंबर 3 वातावरण। ये यदि तीनों घटक कंपोनेंट जो है फेवरेबल अनुकूल कंडीशन में होंगे तो जो पेस्ट का सीवियरिटी है, आक्रामकता है, वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। यदि तीनों में से कोई भी घटक एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, तो इसकी सीवियरिटी, आक्रामकता 0 या बहुत कम पाया जाएगा। अच्छा। इसलिए इसकी आक्रामकता या संक्रमण बढ़ने के लिए, फैलाव के लिए तीनों घटकों का होना जरूरी है। तो ये फैलता किस तरह से? जैसे पौधा पर लगा और फिर आगे किस तरह से बढ़ता है? जैसे कि पहले भी मैंने बताया आपको, जब मादा कीट पत्ती पे अंडा देती है तो एक जो मादा कीट है वो 200 अंडे देती है। 200 अंडे में जनरली जो होता है वो 50% मेल 50% फीमेल होते हैं। तो उसमें से 100 जो वयस्क निकलेंगे वो फीमेल होंगी। फीमेल फिर मेल से मेटिंग करके फिर वो 200 पत्ती को टारगेट करेंगी। अच्छा। फिर 200 ये मतलब संक्रमण बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही जाएगा कंटिन्यू 200 400 800 ऐसे कंटिन्यू बढ़ता ही जाएगा। तो जब हम बात करते हैं गॉल कीट की तो इसका कोई निश्चित समय होता है कब ये संक्रमण होने की संभावनाएं कब होती है? जैसे पूरे साल भर में कई बार तसर के कीट लगते हैं, कई तरह के कीट लगते हैं, लेकिन इसका संक्रमण कब हो सकता है? देखिए, जनरली जो गॉल कीट होता है वो मार्च से प्रारंभ होता है तथा नवंबर तक पाया जाता है। अच्छा। मगर ये पाया जाता है, सीवियरिटी आक्रामकता अवस्था में नहीं पाया जाता है। आक्रामकता अवस्था में, सीवियरिटी स्टेज में
जुलाई से सितंबर के महीने में पाया जाता है। इसका कारण है कि जुलाई से सितंबर के मंथ में वो फेवरेबल कंडीशन होता है, जो वातावरण है वो अनुकूल होता है। गॉल कीट होता है, हमारा भोज्य पौधा होता है, डिपेंड करता है कि वातावरण कैसा है। प्रतिकूल वातावरण होगा तो इसकी आक्रामकता कम होगी, अनुकूल वातावरण होगा तो इसकी आक्रामकता अधिक होगी। नवंबर के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर घटने लगता है, इसकी सीवियरिटी बहुत कम या न के बराबर देखने को मिलती है। ये डॉर्मेंसी फेज या सुसुप्तावस्था में चला जाता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक। यानी कि तापमान का बड़ा तापमान प्रभाव का रहता बहुत ही प्रभाव पड़ता है। और खास करके जब ठंड का मौसम आता है तो ये धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये तो बात हो गई कि गॉल किट क्या है, किस तरह से लगता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो किसान भाई जानना चाहेंगे इस वक्त कि गॉल किट लग गया, संक्रमण हो गया, बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं? बचाव के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो समेकित नासी जीव प्रबंधन बोलते हैं। समेकित नासी जीव प्रबंधन में कम से कम 2 विधियों का प्रयोग हम चुनाव करते हैं, जिसमें कि केमिकल कीटनाशी को एवॉइड करते हैं। समेकित नासी जीव प्रबंधन के अंतर्गत कल्चरल विधि, यांत्रिक विधि, जैव रासायनिक कीटनाशी विधि तथा रासायनिक विधि, ये सब विधियां समेकित नासी जीव प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। जनरली जो हम तसर भोज्य पौधे आसन अर्जुन में यूज करते हैं, तो कल्चरल विधि में गहरी जुताई मार्च के बाद 2 बार गहरी जुताई कराते हैं। अच्छा। जिससे कि इसके लार्वा सब जो भी है इनसे डैमेज हो जाते हैं जी, वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि हम प्रूनिंग करते हैं। अच्छा। शाखाओं की छटाई करते हैं। अब छटाई का भी एक समय होता है। यदि हम पहले छटाई कर देते हैं और तो गॉल इंसेक्ट की आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि किसान भाई हमारे अप्रैल माह के अंत में शाखाओं की छटाई करें तो गाल की आक्रामकता कम पाया जाएगा। अच्छा, तो ये मतलब निश्चित समय है कि अप्रैल महीने में, अप्रैल मंथ के लास्ट सप्ताह में ये आसन अर्जुन का छटाई करें तो गाल की आक्रामकता बहुत कम पाई जाएगी। और साथ ही साथ आप बात कर रही है तो और कुछ जैविक या रासायनिक कीटनाशकों की भी बात इसके बाद आपको बता दूं यांत्रिक आता है, मैकेनिकल कंट्रोल जी। तो मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर में क्या होता है, ये रेयरिंग पीरियड में भी आप कर सकते हैं। केमिकल का क्या है, जैसे हम रेयरिंग पीरियड में होता है, तसर कीट पालन जब होता है तो उस समय हम पेस्टिसाइड या कोई भी केमिकल का हार्मफुल केमिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यांत्रिकी में क्या है, जैसे हमें कोई गाल इन्फेक्टेड लीफ दिखा, गाल से संक्रमित लीफ दिखा, उसको सिंपल से तोड़ के या तो जला दें या तो गड्ढा खोद कर उसको मिट्टी में दबा दें। कोई भी अगर संक्रमित है तो उसको पहले हटा दें। इसके लिए किसानों को प्रतिदिन फील्ड विजिट बहुत जरूरी है। जैसे एक पत्ती दिखी, यदि सोचिए एक हमारा किसान एक पत्ती को एवॉइड कर गया तो एक मादा गाल ने अंडा दिया 200, फिर 200 से 1000 से कितना बढ़ता जाएगा इसका कोई। तो यदि शुरू में ही वो मैकेनिकल कंट्रोल कर लिया तो काफी हद तक गाल के संक्रमण को कम, किसानों को देखना चाहिए जाकर कि लगा हुआ है तो हाँ बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। रेगुलर मॉनिटरिंग बोलते हैं जी, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ये तो हो गई यांत्रिक विधि। इसके अलावा अब इसके अलावा हम बायो पेस्टिसाइड बोलते हैं, जैव कीटनाशी। जैव कीटनाशी के लिए किसान हमारे मार्च के महीने में या मई के महीने में नीम केक 150 कुंटल पर हेक्टेयर की दर से तसर भोज्य पौधों में दे सकते हैं, उनकी जड़ों में जी। दूसरा जो होता है बेंगार्ड एजादेरेक्टिन है, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड हो, तो इसका भी एप्लीकेशन 5 लीटर पर हेक्टेयर की दर से वो छिड़काव कर सकते हैं और 2-3 बार छिड़काव करेंगे। जैसे कि पहला छिड़काव 15 से 20 जनवरी तक, दूसरा छिड़काव 25 से 30 जनवरी बोल रहा हूँ, मई में करें तो उसका जो संक्रमण है, फैलाव है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो जब हम ये करते हैं संक्रमण से बचाने की कोशिश करते तो मुझे लगता है कि जैविक पर ज़्यादा निर्भर करना चाहिए। जैविक, यांत्रिक और कल्चरल, ये तीनों अपना के किसान एक हद तक अपनी आर्थिक आय भी बढ़ा सकते हैं। जो केमिकल पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बचा सकते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण को
प्रभावित होने से बिल्कुल बचा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। ऐसी स्थिति में जितना भी हो सके रासायनिक जो कीटनाशक हैं, उर्वरक हैं, उनको हम जितना कम से कम उपयोग में लाएं यूज करें तो वो लाभदायक है। मगर एक समय आता है कभी क्या होता है बहुत ज्यादा, बिल्कुल यही प्रश्न है मेरा, बहुत अत्यधिक जब हो जाए तो उस समय क्या करना चाहिए किसान भाइयों को? बहुत ही अत्यधिक स्थिति में सीवीआरटी इसका आ जाए तो उस समय रोगर डाइमेथोरेट होता है, उसको 1.5 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करने से कंट्रोल हो जाता है आपका तसर भोज्य पौधों में गॉल कीट। तो कुल मिलाकर जो किसान भाई हैं उनको जाकर नियमित रूप से देखना चाहिए। इसके अलावा जो जैविक कीटनाशक हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, और बहुत खराब स्थिति अगर हो जाए तब जो रासायनिक कीटनाशक है उसका उपयोग करना चाहिए। यदि फार्मर जागरूक है तो वो कल्चरल में विधि, यांत्रिक विधि या ये जैव कीटनाशक विधि तक कंट्रोल कर सकता है। यदि जागरूकता में कमी है तो उसको लास्ट में रोगर या केमिकल स्प्रे का उपयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जो गॉल कीट का जो संक्रमण होता है, अगर मान लीजिए किसान भाई इसके संक्रमण से नहीं बचा पाए तो कितना नुकसान हो सकता है किसी किसान भाई को? संक्रमण मतलब पहले से ही अगर कोई नहीं कर पाए, कुछ नहीं किया, तो कितना ये हो सकता है? जो जनरली ये वातावरण पे, मैंने पहले भी बताया ना, वातावरण पे डिपेंड करता है। यदि नॉर्मल लॉस जो बोलते हैं, नॉर्मल क्षति 10 से 20% होता है, मगर जैसे वातावरण अनुकूल मिला और जो हमारा किसान है वो जागरूक नहीं है, फील्ड विजिट नहीं किया, उसको मैकेनिकल, कल्चरल और बायो पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया, तो 80 से 90%, 80 से 90% लॉस हो सकता है। मतलब ये बड़ी हानि हो सकती है, लॉस हो सकता है। तो कई दफ़ा ऐसे हैं, बहुत सारे किसान हैं जिनको जानकारी हो, हमारे माध्यम से बहुत सारे किसान इस वक्त सुन रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को। क्या जो तसर अनुसंधान केंद्र है, चूँकि ये काफ़ी इसका संक्रमण होता है, ऐसी स्थिति में क्या तसर अनुसंधान केंद्र की ओर से किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए कुछ प्रयास किया जाता है? देखिए, किसान भाइयों को हमारे अनुसंधान केंद्र पे हमेशा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के अलावा एक हमारा अनुसंधान केंद्र प्रक्रिया कैलेंडर डेवलप किया हुआ है। अच्छा। जिसको वो लेकर देख के और अपने रूटीन में लाके काफ़ी हद तक गाल संक्रमण को कम कर सकते हैं। जैसे अब मार्च का महीना स्टार्ट हो रहा है, मार्च के महीने में गहरी जुताई, 2 बार गहरी जुताई कर दें। अप्रैल लास्ट वीक में प्रूनिंग बोलते हैं, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जो कटाई छटाई कर दें तो गाल का संक्रमण कम हो जाएगा। फिर रोगर मई के महीने में रोगर का एक बार स्प्रे कर दें, तथा मई लास्ट में ये बायो पेस्टिसाइड जो एजादेरेक्टिन और वेंगार्ड सोल्यूशन है उसका स्प्रे कर दें तो काफ़ी हद तक कम। अब मैकेनिकल जो है, मैकेनिकल कंट्रोल जो होता है, पत्तियों को जो गाल इन्फेक्टेड लीफ है उसको तोड़कर मिट्टी में दबा। तो ये जो कैलेंडर की जो आप बात कर रहे हैं, तो कोई किसान भाई प्राप्त करना चाहे तो कैसे प्राप्त करें, कहाँ से प्राप्त करें? कोई भी किसान भाई जो इंटरेस्टेड है इस तसर कल्चर कर रहे हैं, वो कभी भी हमारे अनुसंधान केंद्र में कीट अनुभाग है, कीट विज्ञान अनुभाग है, वहाँ पे आके अपना ये कैलेंडर कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें जो चार्ट बना हुआ है, कैलेंडर बना हुआ है, उसके अनुसार वो उस पर काम करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं। काफ़ी हद तक गाल संक्रमण को कम कर सकते हैं तथा अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आप गॉल कीट के संक्रमण से अपनी फसल को बचाना चाहते हैं, जो तसर भोज्य पौधे हैं उसे बचाना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब ने बहुत कीमती जानकारियाँ दी हैं, उसका अनुपालन अवश्य करें। डॉक्टर साहब, हमारा कार्यक्रम है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, जोहार।